हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, क्लास 11 में एक चैप्टर था, वो था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ते थे, सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ा था और सॉलिड में भी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हमने ज्यादा पढ़ी थी। ठीक है, तो सॉलिड का प्रॉपर्टी का जो स्टडी है आपका 11th स्टैंडर्ड में हो गया। अभी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ही स्टडी करने वाले हैं, लेकिन किसके लिए, फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, ये चैप्टर जो है अगर आपने बुक में देखा होगा तो बहुत बड़ा है। ठीक है, इस चैप्टर में पिछले सिलेबस के 2 चैप्टर इंक्लूड हो जाएंगे और 2 चैप्टर के इंक्लूड होने के अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर को कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस चैप्टर में 4 पार्ट है, वो पार्ट हमें पढ़ने हैं। तो वो पार्ट कौन से हैं? इस चैप्टर में हमें 4 पार्ट की स्टडी करनी है। पहला होगा स्टैटिक्स। जब फ्लूइड जो है, फ्लूइड क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन स्टैटिक मतलब फ्लूइड क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। फ्लूइड क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, नो मोशन, रेस्ट में जब रहेगा फ्लूइड तब जो स्टडी करेंगे तब उसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स। तो एक पार्ट स्टैटिक्स हो जाएगा। दूसरा डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या होगा, फ्लूइड चलने लग जाएगा, उससे अच्छा वर्ड है बहने लग जाएगा। फ्लूइड चलता नहीं है, फ्लूइड बहता है, फ्लूइड फ्लो होता है। फ्लो वर्ड की वजह से ही उनको क्या नाम पड़ा है, फ्लूइड्स नाम पड़ा है। ठीक है, तो स्टैटिक में जो फ्लूइड है वो रेस्ट में रहेगा, डायनामिक में फ्लूइड बहने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा। उसके बाद का कंसेप्ट है सरफेस टेंशन। ये पिछले सिलेबस में आपको स्पेशल चैप्टर था, अभी इसको इसी चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, आपका सिलेबस कम नहीं हुआ है, सिलेबस बड़ा है। पिछले साल 20 चैप्टर थे, अभी 16 है, लेकिन ये जो 16 चैप्टर है वो पिछले साल के 20 चैप्टर से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन आ जाएगा और लास्ट वाला आएगा विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये 4 पार्ट है बड़े बड़े और इसके सब पार्ट्स बहुत सारे हैं। तो इन 4 पार्ट्स को कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। करेक्ट है। आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्लूइड्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स का स्टडी करने के लिए हमें एजम्पशंस क्या क्या करने होंगे, उसके बाद में फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बाद में पहला पार्ट शुरू होगा जिसका नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम प्रेशर, और सब प्रेशर ही पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पढ़ेंगे, उसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे एक्चुअल प्रेशर एंड गेज प्रेशर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी लेते हैं। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको हम बोलेंगे फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स की डेफिनेशन क्या होगी? सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकते, फ्लो कौन कौन हो सकता है? फ्लो हो सकते हैं लिक्विड और गैसेस। तो फ्लूइड्स में कौन कौन आता है? लिक्विड्स आते हैं, ठीक है, और कौन आते हैं? गैसेस आते हैं। तो लिक्विड प्लस गैसेस इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? लिक्विड्स इंक्लूड होंगे और गैसेस इंक्लूड होंगे, सॉलिड फ्लूइड्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है फ्लूइड्स मतलब सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। करेक्ट है, ये होता है फ्लूइड्स। बस इसमें और कुछ नहीं पढ़ेंगे, अभी उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है फ्लूइड्स की, वो पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि क्या, उनको नो डेफिनाइट शेप, नहीं रहता। वाटर को ले लो, वाटर को अगर आप बॉटल में भरोगे तो वाटर को बॉटल का शेप आ जाएगा, उसको अगर किसी बर्तन में भरेंगे तो उसको बर्तन का शेप आ जाएगा। करेक्ट है, तो जो फ्लूइड्स है उसी तरह से किसके लिए होगा? गैसेस के लिए होगा। ठीक है, तो मतलब जो फ्लूइड्स होते हैं उनको अपना खुद का शेप नहीं होता। सॉलिड का अलग से शेप होता है, सॉलिड में अलग अलग शेप होते हैं, सिलेंडर होता है, स्फीयर होता है, क्यूब होता है। करेक्ट है, लेकिन फ्लूइड्स के लिए वैसा नहीं होता। फ्लूइड्स डू नॉट हैव नो डेफिनाइट शेप, उनको डेफिनाइट शेप नहीं होता है। दूसरा, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। वो क्या हो सकते हैं? वो फ्लो हो सकते हैं, वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। यहाँ पे पानी गिरा तो पानी एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से चला जाएगा। मतलब क्या है, उनमें एबिलिटी है, क्या होने की? फ्लो होने की एबिलिटी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो होती है दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन।
अपोज डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम डिफॉर्मेशन, क्या होता है डिफॉर्मेशन? मतलब किसी भी सब्सटेंस का क्या चेंज करना, साइज शेप, यानी क्या चेंज कर देना, डायमेंशन चेंज कर देना, हमने इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ा है। तो जब हम सॉलिड का डिफॉर्मेशन करते हैं, मान लो ये सॉलिड है, इसको मैं अभी डिफॉर्म करूंगा, ये सॉलिड है, इसको मैं डिफॉर्म करूंगा, ये मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। लेकिन मैं जब डिफॉर्म करता हूँ इसको, तो इससे ज्यादा मैं इसको दबा नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस सॉलिड के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या करता है, मेरे इस डिफॉर्मेशन को अपोज करता है, और मैं जैसे ही इसको छोड़ दूंगा, वो डिफॉर्मेशन जो था हुआ, वो अभी वापस उसका शेप मिल जाता है। लेकिन वैसी टेंडेंसी जो सॉलिड में है, कैपेसिटी कि वो डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करे, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करे, वैसी एबिलिटी या फिर वैसी कैपेसिटी फ्लूइड्स में नहीं होती। तो इसलिए दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, आराम से वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। उसके बाद में आप इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे कि वो किसका शेप ले लेते हैं, जिस कंटेनर में भरेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और है शियर मॉडुलस 0। शियर मॉडुलस 0 का मतलब क्या है? अब ये शियर मॉडुलस आपने कहाँ पे पढ़ा है? ये शियर मॉडुलस 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। उसमें आपने 3 मॉडुलस पढ़े थे। पहला था यंग्स मॉडुलस, दूसरा है बल्क, और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ही क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस। ठीक है, और कौन से भी मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो शियर मॉडुलस की डेफिनेशन होती है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स आपको लगेगा, क्यों, क्या करने के लिए, शेप चेंज करने के लिए पर यूनिट एरिया। और शियर स्ट्रेन मतलब ओरिजिनल शेप अपॉन चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप होता है। लेकिन अगर इस फ्लूइड्स को खुद का शेप है ही नहीं, तो उनका हम शेप क्या चेंज करेंगे? समझ में आ रहा है आपको? शेप हम उसका चेंज करेंगे जिसको पहले से ही कोई डेफिनेट शेप है। अगर किसी एक सब्सटेंस को उसका खुद का डेफिनेट शेप है ही नहीं, तो हम उसको क्या चेंज करेंगे? उसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसका शियर मॉडुलस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी। फ्लूइड्स क्या होती है, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। सॉलिड फ्लो नहीं हो सकते, तो वो सॉलिड फ्लूइड्स में नहीं आएंगे। तो फ्लूइड्स में कौन कौन आता है, लिक्विड और गैसेस फ्लूइड्स में आते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में भले ही लिक्विड प्लस गैसेस इज इक्वल टू फ्लूइड्स बोला है, हम गैसेस का स्टडी इस चैप्टर में नहीं करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का स्टडी करने वाले हैं। पूरे चैप्टर में आपको गैसेस किधर भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद में फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, क्या है, उनको डेफिनेट शेप नहीं होता है। उनका वो कौन सा शेप ले लेते हैं, जिस कंटेनर में आप भरोगे उसी का शेप वो ले लेंगे। उसके बाद में उनके पास एबिलिटी होती है क्या, कि वो फ्लो कर सकते हैं। उसके बाद में उनमें एबिलिटी नहीं होती है किसकी, कि वो अपोज नहीं कर सकते, डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। ठीक है, उनके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस नहीं होते। उसके बाद में उनका शियर मॉडुलस कितना होता है, शियर मॉडुलस 0 होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस फ्लूइड्स की स्टडी करने वाली है। लेकिन स्टडी करने से पहले कुछ एजम्पशंस हमें लेने पड़ेंगे, कुछ एजम्पशंस हमें लेने पड़ेंगे। अगर वो एजम्पशंस हमने नहीं किए तो इस फ्लूइड का स्टडी जो है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फ्लूइड की कोई भी प्रॉपर्टीज हम सीखने से पहले एक एजम्पशन कर लेते हैं, और वो एजम्पशन पूरे चैप्टर में जारी रहेगा। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या क्या है, तो एजम्पशन से मैं लिखता हूं, एक एक आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो एजम्पशंस है, पहला, फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल, इसका मीनिंग क्या है? कॉम्प्रेस होना मतलब क्या, छोटा कर देना। कॉम्प्रेस करना मतलब छोटा करना। छोटा करना मतलब क्या कर देना, वॉल्यूम कम कर देना। क्या कर देना, वॉल्यूम कम कर देना। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए फ्लूइड को कैसा मान लेंगे कि फ्लूइड क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल। मतलब क्या, आप फ्लूइड का वॉल्यूम कभी भी कम नहीं कर सकते। आप कितना भी प्रेशर लगाओ, कितना भी प्रेशर आप लगाओ, उस प्रेशर लगाने के बाद भी फ्लूइड को आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते।
फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होगा, मतलब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, उसका वॉल्यूम आप कम नहीं कर पाओगे। अभी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। और ऐसे भी किसी भी गैस का, किसी भी मटेरियल का क्या कांस्टेंट होता है, मास तो कांस्टेंट होता ही है। और ये दोनों कांस्टेंट होने की वजह से क्या कांस्टेंट हो जाएगा, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, रो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहला एडम्पशन हमें ये मान लेना है कि फ्लूइड जो होगा वो फ्लूइड क्या होगा, इनकॉम्प्रेसिबल। अभी इसको ठीक से सोचो, फ्लूइड्स में हमने किसका किसका इंक्लूड किया है, लिक्विड्स प्लस गैसेस, करेक्ट है, इज इक्वल टू फ्लूइड्स। लेकिन ये जो है गैसेस जो है आराम से कॉम्प्रेस हो जाते हैं, एकदम आराम से आप गैस को कॉम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। लिक्विड आसानी से कॉम्प्रेस नहीं होते हैं, लेकिन गैसेस के तो आप आराम से कॉम्प्रेस कर सकते हो, कोई भी गैस हो आप आराम से कॉम्प्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो गैसेस क्या है, फ्लूइड्स है, लेकिन गैसेस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये एजम्पशंस किसके लिए है, आइडियल फ्लूइड के लिए जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन हम जो स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में वो आइडियल फ्लूइड के लिए ही करेंगे। अगर रियल फ्लूइड का हम स्टडी करने गए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ठीक है। तो फ्लूइड का स्टडी करने के लिए हमें कौन सा फ्लूइड कंसिडर करना है, आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड कैसा हो, इनकॉम्प्रेसिबल हो, ठीक है। दूसरा एजम्पशन है फ्लो इज इररोटेशनल एंड स्टेडी फ्लूइड का हम डायनामिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फ्लूइड क्या होने लग जाएगा, फ्लूइड फ्लो होने लग जाएगा। तो फ्लूइड जब फ्लो होता है तो वो कैसे भी फ्लो होता है, ठीक है। अगर जब गैसेस फ्लो होते हैं तो कभी कभी वो सीधे सीधे जाते हैं, कभी कभी साइक्लोन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो साइक्लोन वाला मोशन हम इस फ्लूइड्स की स्टडी करने में कंसिडर नहीं करेंगे। फ्लूइड जब फ्लो होगा, अगर पानी देखो आप, समुद्र का पानी जब फ्लो होता है और जब बड़ी बड़ी उसमें लहरें आती है तो लहरें कैसी होती है, ऐसी रोटेशनल हो जाता है। तो वैसा मोशन हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो फ्लूइड कैसा हो, फ्लूइड का फ्लो कैसा हो, इररोटेशनल और स्टेडी हो, ठीक है, इररोटेशनल और स्टेडी फ्लो हो। थर्ड, जीरो विस्कोसिटी या फ्लूइड कैसा हो, नॉन विस्कस। अभी नॉन विस्कस का मतलब क्या है, देखो जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के कांटेक्ट में आता है, जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के कांटेक्ट में आता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। तो सॉलिड वाला फ्रिक्शन होता है, और जो लिक्विड की लेयर के अंदर का फ्रिक्शन होगा। मान लो ये बीकर है, इसमें आपने कोई लिक्विड भरा है, ठीक है, ये लिक्विड का एक लेयर है और उसके नीचे लिक्विड का दूसरा लेयर है। एक ही लिक्विड के ये जो दो लेयर से उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है। विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे, लास्ट वाला जो कंसेप्ट है, लास्ट वाला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। लेकिन फ्लूइड्स का जब हम स्टडी करेंगे और उसके लिए जो कंसीडर करने वाले हैं आइडियल फ्लूइड, उसमें क्या होगा कि जो आइडियल फ्लूइड होता है उसका विस्कोसिटी कितना होता है, जीरो होता है, मतलब उनमें विस्कस फोर्स नहीं होता। विस्कस फोर्स मतलब क्या, ये जो दो लेयर है लिक्विड के, उन दोनों के बीच का कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन वाला फोर्स, उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन वाला फोर्स, वो फोर्स कितना मान लेंगे हम, जीरो, जो कि होता नहीं है, ठीक है। आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, फिर भी मान लेते हैं। तो मतलब क्या, देयर इज नो, अभी यहां पे एक वर्ड है टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। और दूसरा सिंपल, इसको इतना बड़ा बोलने से अच्छा जीरो फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन और नो फ्रिक्शन। ऐसा होता नहीं है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन मान लेंगे कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स, इस लेयर और इस लेयर के बीच का टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। देखो जब एक लेयर, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ठीक है, ये दूसरा लेयर में मटेरियल है तो उसके पास मास होगा, मास की वजह से उसका तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वेट तो नीचे जाएगा, मतलब ऊपर का लेयर नीचे के लेयर पे वेट तो लगाएगा, वो फोर्स तो लगेगा, लेकिन कौन सा फोर्स जीरो होगा, ये ऐसा वाला फोर्स, ठीक है। ये जो टेंजेंशियल फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स ही क्या करता है, शेप चेंज करता है। अगर आपने ठीक से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ा होगा,
उसमें शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेंथ पढ़ते हुए ही आपने पढ़ा होगा कि टेंजेंशियल फोर्स मेंशन है उसमें। कौन सा फोर्स मेंशन है? टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स ही क्या करता है, जो आपका ब्लॉक क्यूबिकल होता है ना, उसको पैरेललोपिक्ट में बदल देता है। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो जो टेंजेंशियल फोर्स होता है, जो शेप चेंज करने का काम करता है, वो शेप चेंज करने का काम करने वाला फोर्स इन दोनों लेयर्स के बीच का कितना रहेगा? 0 रहेगा। इन दोनों लेयर्स के बीच का फोर्स 0, मतलब कौन सा फोर्स 0? फ्रिक्शन वाला फोर्स 0, मतलब विस्कोसिटी कितनी? 0, ठीक है। तो ये एजम्पशंस हमें मान लेने पड़ेंगे अगर हमको फ्लूइड का स्टडी अच्छे से करना है। और ये एजम्पशंस को जो फ्लूइड सेटिस्फाई करता है उस फ्लूइड को बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। प्रैक्टिकल फ्लूइड में ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई या एजम्पशंस पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते थे, ठीक है। तो एजम्पशंस भी हमने पढ़ लिए। अभी एजम्पशन के बाद क्या रहा? अभी चालू करते हैं स्टैटिक वाला पार्ट। और स्टैटिक में सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं प्रेशर, ठीक है। चलिए, प्रेशर। प्रेशर तो आपको मालूम है, ठीक है, पढ़ा हुआ है। लेकिन प्रेशर की आपने सीधी सीधी डेफिनेशन आप तक पढ़ी है। अगर आपको मालूम होगा, क्या बोलते थे हम? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो थोड़ी गलत है। प्रेशर की एक्चुअल डेफिनेशन और मोर करेक्ट डेफिनेशन अगर आपको पूछी जाए तो लिखना कि परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। परपेंडिकुलर की जगह पे एक वर्ड आ सकता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए। वो नॉर्मल वाला फोर्स पर यूनिट एरिया जब आप निकालते हो तब आप उसको बोलोगे प्रेशर। सिर्फ ऐसा बोल दो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया तो गलत होगा। फोर्स कौन सा होना चाहिए? परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। मान लो कोई एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसा F। ये फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको बोला है चलो ये 10 न्यूटन है और ये जो एरिया है ये एरिया क्रॉस सेक्शन होगा कोई, उसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। चलो प्रेशर निकालो इस एरिया पे लगने वाला, तो आप सीधा सीधा क्या गलती कर लोगे? फोर्स अपॉन एरिया मतलब 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 बार बोल दोगे, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह का जब फोर्स आता है तो उसमें प्रेशर ये जो बोल रहे हैं आप ये गलत है, ठीक है। प्रेशर निकालते वक्त फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ऐसा खड़ा वाला कंपोनेंट, ठीक है, और ऐसा जा रहा है तो एक ऐसा वाला कंपोनेंट। वेक्टर पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ऐसे फोर्स को कैसे रिजॉल्व करोगे? एक ऐसा कंपोनेंट आएगा, एक ऐसा कंपोनेंट आएगा, ठीक है। इस एरिया को परपेंडिकुलर फोर्स वाला कौन सा है? ये वाला फोर्स। तो आप क्या करोगे? सिर्फ ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड लोगे, ये वाले फोर्स को कंसिडर नहीं करोगे। मतलब पूरा 10 न्यूटन फोर्स आप कंसिडर नहीं कर सकते। इस 10 न्यूटन फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व। अगर ऐसा थीटा दिया है तो ये वाला कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला साइन थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा दिया है तो ये वाला कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा लेना है? कॉस थीटा साइन थीटा वो मत देखो, आपको लेना है जो फोर्स इस एरिया को क्या हो? परपेंडिकुलर हो। जो फोर्स इस एरिया को परपेंडिकुलर हो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और उस एरिया से उसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आपको क्या मिल जाएगा? प्रेशर मिल जाएगा। तो प्रेशर अगर डेफिनेशन पूछा तो आप क्या बताओगे? इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड एज प्रेशर, इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो प्रेशर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको मालूम है। क्या है? प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। एक्चुअली वो टेंसर क्वांटिटी है। प्रेशर एक्चुअली टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं कभी कभी, लेकिन इस चैप्टर में आपका स्केलर क्वांटिटी से मन भर जाएगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी बोलना इनफ है। उसके बाद में इसका यूनिट क्या क्या है? इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे? फोर्स का एरिया, सॉरी फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आप बोल देते हो बार, ठीक है। और कुछ वैल्यूज ध्यान में रखो जो आगे लगने वाली है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसी को क्या बोलते हैं? सॉरी बार नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे पास्कल। क्या
क्या बोलते हैं, पास्कल। उसके बाद में 1 बार, अभी बार पढ़ते हैं। एक बार और एक एटमॉस्फेयर में ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन मोर एक्यूरेट अगर देखा जाए तो 1 बार होता है सिर्फ 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 0.013 ज्यादा है, यहाँ पे वो नहीं। प्रेशर के और एक यूनिट पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, वो होता है mm(Hg). ठीक है, और mm(Hg) को ही अलग नाम है, वो है टॉर। ठीक है, आपको बता दूं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 760 mm(Hg) लगेगा आपको। ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे 760 टॉर। ठीक है, इसी को दूसरी तरह से लिखते हैं 76 cm(Hg). ठीक है, ये सारा पढ़ेंगे हम। mm(Hg) क्या होता है, mm ऑफ वाटर कॉलम क्या होता है, और बैरोमीटर मैनोमीटर जब पढ़ेंगे तब आपको उसका ध्यान में आ जाएगा। लेकिन प्रेशर के यूनिट देखो क्या क्या है। पहला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा है पास्कल, कभी कभी एटमॉस्फेयर, कभी कभी बार, कभी कभी mm(Hg), कभी कभी mm ऑफ वाटर, टॉर। ठीक है, ये सारे यूनिट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो उनका यूज आपको करना होगा न्यूमेरिकल सम जब सॉल्व करेंगे तब। चलो, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट्स देख लिए। डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर मतलब क्या, डायमेंशंस ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ एरिया। फोर्स के डायमेंशन ध्यान में रखना है, L1 M1 T-2, एरिया का L2 मीटर स्क्वायर मतलब L2। इसको ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा 1 - 2 L-1 M1 T-2। ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। ठीक है, तो इस तरह से प्रेशर है। ठीक है, लेकिन प्रेशर यहाँ पे खत्म नहीं होता। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं। तो फ्लूइड्स के अंदर के प्रेशर अभी हमको क्या करने हैं, फ्लूइड्स के अंदर के प्रेशर अभी हमें मेजर करने हैं। तो चलिए, प्रेशर का डेफिनेशन, कैसा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, या नॉर्मल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, या थर्स्ट अपॉन एरिया। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं पास्कल। और अलग अलग यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार, mm(Hg), mm ऑफ वाटर कॉलम। उन सब की वैल्यूज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल में वैल्यूज आपको नहीं देंगे। करेक्ट है, तो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, वो है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, यहां से आपका रियल चैप्टर चालू हुआ। तो देखते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या होता है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है, इसका मतलब ठीक से समझ लो आप। प्रेशर मतलब प्रेशर, ड्यू टू मतलब किसकी वजह से, लिक्विड कॉलम की वजह से। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या देखना है कि ये जो नीचे का बेस है, ये जो बीकर का बेस है, ठीक है, ये बीकर है, इसमें फ्लूइड लेके रखा है, लिक्विड है मान लो। ठीक है, लिक्विड लेना है तो ये लिक्विड है, कोई भी होगा मालूम नहीं। ठीक है, और उसके बीच में एक कॉलम बनाया। अभी कॉलम कैसे बनाएंगे लिक्विड में, तो क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया। ये क्या है शेप, इमेजिनरी सिलेंडर है, सिलेंडर है लेकिन इमेजिनरी। तो इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जितना भी लिक्विड है, इतना इतना, तो इस पूरे लिक्विड का एक क्या बन गया, कॉलम बन गया। ठीक है, इतना जो शेप है वो क्या हो गया, कॉलम जैसा शेप हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली ड्यू टू इस लिक्विड कॉलम में जो लिक्विड है, इस लिक्विड कॉलम में जो लिक्विड है, उसी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से इस बेस पे कितना प्रेशर लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। वापस एक बार रिपीट करता हूं, इस बेस पे लगने वाला प्रेशर, ये बाकी का लिक्विड छोड़ दो, ये बाकी का लिक्विड नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये लिक्विड कॉलम के अंदर, ये सिलेंडर के अंदर जितना लिक्विड है, उस लिक्विड कॉलम की वजह से सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे कितना प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या है इसमें, क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, कंसीडर a certain liquid is filled in the container as shown in the figure. Correct है, to calculate the pressure due to liquid column at the base B on the base can be calculated by drawing the imaginary cylinder in the liquid as shown in the figure. ठीक है, the pressure due to liquid column at the base of the container can be calculated by drawing the imaginary cylinder inside the liquid as shown in the figure. तो इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करने के बाद में सिलेंडर को क्या क्या होता है, तो सिलेंडर को होता है A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए जो है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसके बाद में H क्या होगी, H होगी
हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम मतलब क्या, हाइट ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर की हाइट है वही लिक्विड कॉलम की हाइट है। करेक्ट है, ओके। प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी मैं फोर्स अपॉन एरिया बोल रहा हूं, लेकिन फोर्स कौन सा होता है हर बार, परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो चलिए इस लिक्विड कॉलम का परपेंडिकुलर फोर्स बेस पे कौन सा लगने वाला है, तो सिंपल, इस लिक्विड कॉलम में जो लिक्विड होगा उसका मास कितना होगा, m होगा। इस पूरे लिक्विड का मास कितना होगा, पूरे लिक्विड का मास होगा m, और उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वेट डाउनवर्ड आएगा, और ये डाउनवर्ड आने वाला इस सरफेस पे कैसा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वेट अपॉन एरिया। एरिया कौन सा लेना, इसका लेना। एरिया कौन सा लेना, इसका। बाद में बताता हूँ, एरिया इसका लो या इसका लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम के फॉर्मूले में आखिरी में एरिया नहीं आता है। कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो मान लेते हैं रो, अभी नया इंट्रोड्यूस करता हूं मैं। रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अभी अभी हमने देखा मास को कैसे लिखते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। करेक्ट है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है रो। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्रेशर इज इक्वल टू मास, मास की जगह पे ए डाल दो, रो ए एच इंटू जी अपॉन ए कट हो जाएगा, और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना आएगा, एच रो जी, एच रो जी, where h is the height of the liquid column और height of the cylinder। height of the cylinder मत बोलो, बोलना height of the liquid column। rho मतलब density of the liquid, g मतलब acceleration due to gravity। इस फॉर्मूले में अगर ठीक से देखो तो एरिया एरिया कट हो जाता है, एरिया एरिया कट हो जाता है, मतलब बेस का एरिया कितना भी हो, बेस का एरिया कितना भी हो, अगर एरिया बढ़ा दिया तुमने, ऐसा कर दिया, ठीक है, फिर भी इस पे लगने वाला अभी फोर्स कितना रहेगा, प्रेशर कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है उसमें एरिया नहीं आता तो बोल देना कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कंटेनर, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कंटेनर। तो ये हो गया हमारा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अगर हाइट बढ़ी, जैसे अगर कॉलम का बढ़ा दो हाइट, तो अभी इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ गई तो भी क्या होगा, इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज ओनली एच रो जी। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट है, अभी पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसको जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, कुछ है नहीं उसमें, और उसके बाद में पढ़ेंगे एक्चुअल प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम जस्ट पढ़ा एच रो जी। ठीक है, इसको क्या करो, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, एरिया इंटू हाइट इंटू रो जी अपॉन एरिया, एरिया इंटू हाइट हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा मास, मतलब एम जी अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ, इसका यूज यहाँ पे होने वाला है। देखो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये क्या है हमारा अर्थ सरफेस। इस अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, जिसमें क्या है, एयर है। एयर मतलब क्या, मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेस का, अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, जिसको हम बोलते हैं एयर। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स वगैरह है, गैसेस वगैरह है, उनमें कुछ मास होगा। ठीक है, इनका कैलकुलेटेड मास कुछ होगा। इस मास को नीचे कौन सा फोर्स लगता है, mg। मास अगर किसी के पास हो, अगर उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा दो वेट, तो ऊपर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर का जो पूरा एयर है, उस एयर के मास को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया g से, मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया वेट से, तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी नीचे।
ठीक है। तो ये जो mg वाला फोर्स है ये अर्थ सरफेस पे कैसे लगने वाला है, परपेंडिकुलर फोर्स, और जिस पे लगेगा उसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन होगा जहां पे लगेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। और ये प्रेशर कौन लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है एटमॉस्फेयर, तो इस प्रेशर को हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो गया थियरी पार्ट। इसका ठीक से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, एक्चुअल कैसे निकालेंगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर को एक्चुअल में डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको अगर डिफाइन करना है तो अभी ठीक से देखो, हमने अभी अभी देखा है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ना है तो हमें लिक्विड की जगह पे क्या डालना पड़ेगा, एयर कॉलम। क्या डालना पड़ेगा, एयर कॉलम। देखो प्रेशर होता है mg अपॉन ए, P इज इक्वल टू mg अपॉन ए। अगर मैं एरिया 1 कर दूं, एरिया कितना कर दूं, 1 कर दूं, तो प्रेशर हो जाएगा mg। mg मतलब क्या, वेट। कब होगा, जब एरिया मैंने कितना कर दिया, एरिया कर दिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कर दिया मैंने, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। उसका यूज करके अभी हम बनाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए डेफिनेशन जो पूछी जा सकती है, ठीक है। ये अर्थ सरफेस है, ये पूरा एयर है ऊपर, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिखता हूं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज pressure is equal to weight, pressure is equal to weight, is equal to the weight, is equal to the weight, अभी किसका, the weight of air column, ठीक है, एयर कॉलम। पिछले इसमें हमने क्या निकाला था, वेट निकाला था किसका, जो सिलेंडर में, जो लिक्विड के कॉलम में जितना लिक्विड है, मतलब लिक्विड कॉलम का वेट निकाला था, ठीक है। उसको एरिया से डिवाइड किया था। अभी ऊपर क्या है, पूरा का पूरा एयर है, तो अभी लिक्विड कॉलम नहीं बोलेंगे, अभी कौन सा कॉलम बोलेंगे, एयर कॉलम। उस एयर कॉलम का क्या, वेट। लेकिन कब हुआ, जो वेट डायरेक्ट हम प्रेशर कब बोल सकते हैं, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 होगा। तो वापस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ एयर कॉलम एक्टिंग ऑन कितना, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एट दैट पॉइंट, करेक्ट है। कॉलम एक्टिंग ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दैट पॉइंट, या फिर दूसरा बोल सकते हैं वेट ऑफ एयर कॉलम। एक ऐसी लाइन बनेगी, एक ऐसी दूसरी लाइन कैसी बन सकती है, वेट ऑफ द एयर कॉलम ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट। इन दोनों में से आप कोई भी एक लाइन लिख सकते हो, ऐसा सीधा सीधा जाओ या फिर ऐसा मुड़ जाओ, दोनों डेफिनेशन सेम है। मतलब क्या करोगे आप, ऐसा कर सकते हो कि इस पॉइंट के अराउंड एक 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ड्रॉ करो, ठीक है, और वहां से ऐसा ऊपर लेके जाओ। अब ये कॉलम एंड कहां पे होगा, तो अब ये कॉलम वहां पे एंड होगा जहां पे आपका एटमॉस्फेयर खत्म होके वैक्यूम चालू होगा, ठीक है। तो वापस एट दैट पॉइंट with height extending up to the air, जहां तक एयर होगा वहां तक, ठीक है। इसका कहां पे जाएंगे मालूम नहीं, लेकिन एक्चुअली हम कंसीडर करते हैं कहां तक जाती है हाइट, 8 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाएंगे हम। तो वापस मैं एक बार बोलता हूं, फाइनली क्या है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू the weight of the air column acting on unit cross sectional area, acting on the unit cross sectional area at that point, और उसी के बाद में एक्सटेंड करेंगे with height of the column। ये हाइट, कॉलम की हाइट कितनी होगी, with height of the column which extends up to the existence of air। जहां तक एयर रहेगी वहां तक उसकी हाइट रहेगी। तो ये एयर कॉलम में जितना भी एयर है उस एयर का वेट, मतलब क्या, इस पॉइंट पे लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये भी वही है, ऐसा सिलेंडर बनाओ, इमेजिनरी सिलेंडर इसके
के अक्रॉस में कि उस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, वही है। ऐसा एयर कॉलम बनाओ कि जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और उसके अंदर का जो जितना भी एयर होगा उसका वेट मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर लेंगे हम तो होता है 1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मेरे को ठीक से बताओ, अगर हम अर्थ सरफेस पे है, अगर हम अर्थ सरफेस पे है तो सरफेस ऑफ अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर 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 जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, देखो हाइट अभी इतनी है एयर कॉलम की, ये पॉइंट ले लो, अभी ये पॉइंट से ड्रॉ करो, अभी हाइट कितनी हो गई, इतनी हो गई, हाइट कम हो गई। डेफिनेशन के हिसाब से क्या है फॉर्मूला, एच रो जी। हाइट कम हो गई, एयर की डेंसिटी तो उतनी ही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। हाइट कम हो गई, जब इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट से लेके ऊपर तक जाओ, एयर कॉलम का हाइट कम हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। इस पे जाओ, अभी फिर से हाइट कम हो गई, वापस प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा, अर्थ सरफेस पे बोलने से अच्छा है सी लेवल पे। किस लेवल पे, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। करेक्ट है। और जैसे जैसे हाइट बढ़े, मतलब हाइट अबो अर्थ सरफेस जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा। इसको ठीक से, हाइट बढ़ना, किसकी हाइट बढ़ना, पॉइंट की हाइट। पहले हाइट यहाँ पे था, अभी पॉइंट इस हाइट पे रखा है, तो उसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर की एयर कॉलम की हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एयर कॉलम की हाइट कम हो गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। इतना ध्यान में रखो, अर्थ सरफेस पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, और अर्थ सरफेस के जैसे जैसे ऊपर 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 जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम 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 होते जाएगा। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे जो प्रेशर होता है या सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसकी वैल्यू हम लिखते हैं 1 atm, और 1 atm मतलब 1013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द कौन सा कॉलम, एयर कॉलम, वेट ऑफ द एयर कॉलम या एयर सिलेंडर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिट, और हुज एरिया इज यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, उसके अंदर का जो वेट है वो वेट जितना फोर्स लगाएगा, या फिर उसके अंदर का जो लिक्विड है, सॉरी जो एयर है, वो जितना फोर्स लगाएगा उस पॉइंट पे, उसी को हम क्या बोल देंगे, प्रेशर बोल देंगे, क्योंकि एरिया क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और उस एयर कॉलम की हाइट कहाँ तक जाएगी, जहां तक एयर एग्जिस्ट होगा। ठीक है, हाइट वहां तक जाएगी, लेकिन एरिया सिर्फ कितना रहेगा, 1 मीटर स्क्वायर इतना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी देखते हैं लास्ट टॉपिक आज के लिए, एक्चुअल प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ठीक है, तो इसके लिए आपको दोनों यूज करना है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम भी लगेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, तब आप एक्चुअल प्रेशर एंड गेज प्रेशर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, एक्चुअल प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए अभी वापस वही लेते हैं, क्या, एक बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, इसमें वाटर भर दिया। अभी ये क्या है, वाटर है, स्पेसिफिकली वाटर बोला है, लेकिन आप कोई भी लिक्विड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वाटर भर के रखा है इसमें, और एक्चुअल प्रेशर एंड गेज प्रेशर, इसका मीनिंग अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसमें। अभी हमने क्या कंसिडर किया, एक सिलेंडर कंसिडर किया। सिलेंडर का अपर पोर्शन मतलब अपर एंड और लोअर एंड दोनों किस में है, दोनों इस बार किस में रहेंगे, लिक्विड में। ठीक है, तो अभी नॉलेज पे जाओ, कौन से पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, P2 पे प्रेशर ज्यादा होगा या P1 पे, आराम से। अभी अभी हमने पढ़ा, जैसे जैसे ऊपर 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 जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होते जाएगा। इसका मतलब क्या है, P2 पे प्रेशर ज्यादा होगा, P1 पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, अभी लास्ट दूसरा, ये जो सिलेंडर बनाया है इमेजिनरी, उसका हाइट कितना है, उसका हाइट यहाँ पे ठीक से देखो, यहाँ से डिस्टेंस मेजर किया है, यहाँ से इतना कितना है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक x1 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, x2 है।
तो इतना कैसे हो जाएगा, इतना पूरा x1 में से इतना x2 निकाल दो, इतना बच जाएगा। तो हाइट कितना मिला हमें, हाइट मिला x1 माइनस x2। ठीक है, कहाँ से मेजर किया हमने, नीचे से मेजर किया। ठीक है, तो चलिए अगर हमें एक्चुअल प्रेशर और गेज प्रेशर पढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस वाटर कॉलम, ये अंदर जो वाटर कॉलम है उस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो हर एक और बात में बताना आपको भूल गया, जो हमें प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम में ही बता देनी चाहिए थी। क्या होता है जब लिक्विड रेस्ट में होता है, जब लिक्विड का क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, लिक्विड का होता है इक्विलिब्रियम। तब लिक्विड का इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नो रिजल्टेंट फोर्स। अब ये इक्विलिब्रियम हमने कहाँ पे पढ़ा है, तो इक्विलिब्रियम हमने क्लास 11 के फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, वहां पे हमने दो टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है रिजल्टेंट टॉर्क जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जो हम स्टैटिक में पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक्स में जो लिक्विड होगा वो हमेशा किस में होगा, लिक्विड हमेशा होगा इक्विलिब्रियम में। मतलब इस बर्तन के अंदर जो लिक्विड भरा है ना वो ऐसा हिलेगा डुलेगा नहीं, वो अपना अपना शांत रहेगा। ठीक है, जो शांत लिक्विड होगा इसके अंदर का, जो रेस्ट वाला लिक्विड होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि लिक्विड किसमें है, इक्विलिब्रियम में। अभी लिक्विड इक्विलिब्रियम में मतलब क्या होगा, अगर पूरा का पूरा लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो ये इतना जो सिलेंडर के अंदर का वाटर है वो भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि लिक्विड हिल नहीं रहा तो ये सिलेंडर के अंदर का लिक्विड भी नहीं हिलेगा। तो लिक्विड नहीं हिलेगा मतलब नो मोशन ऑफ द लिक्विड, देयरफॉर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर नो मोशन। अगर इक्विलिब्रियम का मतलब भी और क्या हो जाता है कि इस लिक्विड जो ये कॉलम है सिलेंडर के अंदर का वाटर, उस पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना है, टोटल फोर्स है जीरो। फोर्सेस लगेंगे उस पे लेकिन उनका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअल प्रेशर ग्रेज प्रेशर पढ़ने के लिए हमें फोर्सेस का कैलकुलेशन पहले आना चाहिए। तो देखो ये लिक्विड कॉलम है या फिर लिक्विड सिलेंडर है, कैसा है, इमेजिनरी है। ठीक है, इस पे लगने वाले फोर्स निकालो, इस पे लगने वाले फोर्सेस कैसे कैसे देखो। ये जो सिलेंडर का ये वाला पार्ट है उसको ऊपर से एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है F1। अभी क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो अपर एंड है उसके ऊपर लिक्विड है। ठीक है, तो इसके ऊपर का लिक्विड इसके नीचे उनके वेट की वजह से क्या लगाएगा, F1 फोर्स लगाएगा। तो F1 फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू द लिक्विड अबोव सिलेंडर। ठीक है, उसी तरह से ये नीचे वाला जो पार्ट है उसके नीचे भी लिक्विड है। ठीक है, ये नीचे का लिक्विड इधर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी इधर फोर्स लगाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये नीचे के सिलेंडर के नीचे के लिक्विड की वजह से ऊपर एक फोर्स लगेगा उसको, उस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं F2। तो F2 क्या लिखता हूं मैं, फोर्स ड्यू टू लिक्विड बिलो सिलेंडर। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है लिक्विड का। लिक्विड के क्या है, मास है। ठीक है, इस मास पे ग्रेविटी जब एक्ट होगी तो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट हो जाएगा। ठीक है, तो वेट mg क्या, डाउनवर्ड। ये सारे क्या है, ये सारे किस पे लगने वाले फोर्स है, इस लिक्विड कॉलम पे लगने वाले फोर्सेस है। ठीक है, एज लिक्विड किसमें है, इज इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्सेस कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और अलग तरह से मैं कैसे बोल सकता हूँ, फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड, एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो बैलेंस कर देंगे। अगर फोर्सेस बैलेंस होंगे तो इस केस में कैसे होंगे, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। ठीक है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है, एक ही है, तो F2 इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, F1 भी है और mg भी है, F1 भी है और mg भी है। ठीक है, तो चलिए अभी मान लेते हैं वापस, रो क्या है, वाटर की डेंसिटी, क्या है, वाटर की डेंसिटी। ठीक है, बाद में ये जो सिलेंडर बना है इस सिलेंडर का एरिया मान लेते हैं A, क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका जरूरत हमें पड़ने वाला है। तो ठीक है, देखो क्या होगा, F2 कैसे निकालोगे, देखो ये P2 है, F2 को कैसे निकालोगे,
प्रेशर कैसे लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। देखो ये ऐसा डाउनवर्ड फोर्स परपेंडिकुलर, अपवर्ड फोर्स भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फोर्स कैसे आएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर कितना आएगा, सॉरी यहाँ का फोर्स कितना आएगा, P1 इंटू ए, ठीक है। F1 कितना आएगा, P1 इंटू ए। तो यहाँ पे मैं लिख दूं P1 इंटू ए प्लस F2 कैसे आएगा, ए भी एरिया ए है, यहाँ का प्रेशर P2 है। मालूम है दोनों जगह पे प्रेशर सेम नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट अलग है, इसके ऊपर की वाटर कॉलम की हाइट अलग है, इसके ऊपर की वाटर कॉलम की हाइट अलग है, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का मैं लिखता हूँ P2 इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है सिलेंडर एक है, mg, ठीक है। mg इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखता हूं, देखो ठीक से, मास को कैसे लिखूंगा मैं, एरिया सॉरी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास को लिखूंगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अभी डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम कैसे, सिलेंडर का एरिया इनटू सिलेंडर की हाइट, करेक्ट है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और बाकी का जी एज इट इज, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा, एरिया एरिया यहाँ का कॉमन हो जाएगा और इस एरिया का साथ में कट हो जाएगा, एरिया के साथ में कट, बचता क्या है, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी, रो एच जी, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक से देखो, ठीक है, P2 क्या है, इस पॉइंट पे लगने वाला टोटल प्रेशर, P2 क्या है, इस पॉइंट पे लगने वाला टोटल प्रेशर, ठीक है। P1 क्या है, इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर। अभी P1 प्रेशर जीरो थोड़ी ना होगा, P1 के ऊपर भी कुछ ना कुछ वाटर है, ठीक है, तो P1 पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और P2 के ऊपर तो इतना सारा कॉलम है, ठीक है, इतना भी है और इसके ऊपर का भी है, ठीक है। ये टोटल फोर्स प्रेशर P2 पे कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। तो P2 मतलब क्या, लगने वाला, इस पॉइंट पे लगने वाला टोटल प्रेशर, ठीक है। P1 मतलब क्या, इस पॉइंट पे लगने वाला टोटल प्रेशर, और रो एच जी मतलब क्या, ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर, ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर मतलब क्या, नीचे का प्रेशर इज इक्वल टू ऊपर का प्रेशर प्लस इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर, ठीक है। नीचे का प्रेशर इज इक्वल टू ऊपर का प्रेशर और ऊपर के नीचे जो भी पूरा कॉलम है उस कॉलम का प्रेशर, सारों की क्या कर दो आप, एडिशन कर दो, ठीक है। प्रेशर एट लोवेस्ट लोअर पॉइंट, प्रेशर एट अपर पॉइंट, और ये है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अब ये ऐसा लिखेंगे तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एच जी, ठीक है। यहाँ का प्रेशर माइनस यहाँ का प्रेशर कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम मिल जाएगा। रो एच जी मतलब क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। अभी भी यहां से आपको एक्चुअल प्रेशर और गेज प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज है, जो हाइट है वो क्या है, x1 माइनस x2, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2, इसी को भी लिख सकता हूँ इधर P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी x1 माइनस x2। इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में x1 x2 की टर्म में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें एक्चुअल प्रेशर और गेज प्रेशर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा जब हम अगली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अभी अगली डायग्राम बनाते हैं और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। चलो दोस्तों, अभी दूसरी डायग्राम देखते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी पहले इसमें मान लेते हैं कि ये क्या है, इतनी हाइट है, और हाइट कैसे निकाली थी हमने, x1 माइनस x2। अभी देखो पहले क्या था, सिलेंडर के दोनों हिस्से पानी में थे, अभी क्या है, एक हिस्सा पानी में रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, सरफेस पे। किस पे रहेगा, सरफेस पे, ऊपर में सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिछली बार हमने पढ़ा, ये डायग्राम में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसिडर नहीं किया था, लेकिन अभी हम इसको करेंगे। जब आपको गेज प्रेशर अगर पढ़ना है तो कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से बनाया है, चलो ये x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी x1 माइनस x2 पिछली की तरह, ठीक है। और बाकी का सब सेम है, सिर्फ हमने सिलेंडर का पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये P1 अभी किधर हो गया, द P1 विल बी ऑन नाउ ऑन द वाटर सरफेस, तो ठीक है।
तो P1 मतलब क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताता हो क्यों, देखो ये P1 के ऊपर पहले क्या था, लिक्विड कॉलम था, ठीक है, मतलब ये लिक्विड था, इस लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो हमने लिखा था। अभी ये जो P1 है ये वाटर सरफेस पे है, वाटर के सरफेस पे है, इसके ऊपर क्या है, पूरा का पूरा अभी एयर है। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर किसकी वजह से लगेगा, वो प्रेशर लगेगा एयर की वजह से, और एयर की वजह से जो लगने वाला प्रेशर है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, और अभी से उसको डिनोट करेंगे हम P0 से, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे अभी, P0 ये रिजर्व है, क्या डिनोट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिनोट करने के लिए, ठीक है। अभी अभी हमने पढ़ा नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होता है ऊपर वाले से, और कैसे होता है, ये फॉर्मूला है। तो अभी P2 इज इक्वल टू P मान लेते हैं, ठीक है, P2 इज इक्वल टू P, प्रेशर एट दिस पॉइंट, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 की जगह पे डाल देंगे P0 प्लस रो जी x1 माइनस x2 मतलब क्या, चलो लिख देता हूं मैं। तो P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी H, ठीक है। अभी ठीक से ये जो P है ना, इस P को बोलना एक्चुअल प्रेशर एट पॉइंट P, ठीक है। इस पॉइंट P पे जो एक्चुअल प्रेशर लग रहा है वो क्या है, ठीक है। P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिर्फ इतना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको बोलेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। ये तो पढ़ चुके। अभी हम क्या करेंगे, इसको ठीक से लिखेंगे, और P माइनस P0 जब कर देंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच। तो अभी ये जो डिफरेंस हो गया, एक्चुअल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस डिफरेंस को बोलते हैं ना गेज प्रेशर, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं ना, गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर की डेफिनेशन कैसे बनेगी, गेज प्रेशर इज डिफाइंड एज difference between actual pressure and atmospheric pressure. The difference between actual pressure and atmospheric pressure is called as gauge pressure. और गेज प्रेशर किसके इक्वल होता है, गेज प्रेशर होता है रो जी एच के इक्वल, ठीक है। गेज प्रेशर पढ़ने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंक्लूजन करना जरूरी था, इसमें किया नहीं हमने क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फिर भी पढ़ा क्योंकि आपके बुक में दिया है, ठीक है। वैसा कुछ जरूरत था नहीं इसको पढ़ने का, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं, करेक्ट है। तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम है, प्रीवियस वाला ही यूज किया हमने, ठीक है। गेज प्रेशर मतलब एक्चुअल प्रेशर में से इस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है, एक्चुअल बोलो या टोटल बोलो, टोटल प्रेशर में से ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा कौन सी टर्म, गेज प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है वो सिर्फ हम अंदर के अंदर ही यूज कर सकते हैं क्या, तो नहीं। देखो पहले पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट किसमें था, लिक्विड में था, ऊपर वाला भी लिक्विड में था। अभी दूसरे टाइम नीचे वाला पॉइंट लिक्विड में है, लेकिन ऊपर वाला भी ऊपर चला गया, कहाँ पे, सरफेस पे। अभी हम क्या करते हैं, और एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो और ऊपर आ जाएगा, तो और ऊपर आने की वजह से क्या हो जाएगा, अभी वो हम देखते हैं। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि वीडियो छोटा हो जाए। देखो ये बीकर है, इसमें वाटर है, ठीक है, ये बीकर है, इसमें वाटर है, ठीक है। अभी हम सिलेंडर ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, या ऐसा था अभी ऊपर गया, अभी और ऊपर लेके जाते हैं, ऐसा लेके गए और ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो अभी इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर निकालो, ठीक है, इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर। अभी इधर क्या भरा पड़ा है, सब एयर भरा पड़ा है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा सिलेंडर कहाँ पे, ऊपर है, सिर्फ उसका बेस कहाँ पे लटका हुआ है, सरफेस पे लटका हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मेजर करो x1, यहाँ से मेजर करो x2, हाइट हो जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है, ये वाला, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ का प्रेशर मान लो P1, ठीक है, ये क्या है, इसके ऊपर क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरा, ठीक है। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, लेकिन जो एक्चुअल सरफेस पे लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम डिनोट करते हैं P0 से।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी टर्म में, देखो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, P2 की जगह पे लिख दो P0, P1 की जगह पे लिखो P1 ही प्लस रो जी, और ये कितना है हाइट h हो गया, h मतलब कितना x1 माइनस x2, तो h करेक्ट है। तो अभी हमें क्या निकालना है, इस पे लगने वाला, अभी पॉइंट यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, ये पॉइंट यहाँ पे है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, जिसका नाम मैं ले लेता हूँ बी पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है, देखो पहले हमने कहाँ का प्रेशर कैलकुलेट किया, यहाँ कैलकुलेट किया, उसके बाद में यहाँ का कैलकुलेट किया, यहाँ का कैलकुलेट किया, यहाँ पे कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इस सरफेस पे जहाँ से वाटर और एयर का कांटेक्ट होता है, उस सरफेस पे जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे कौन सा लगेगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हमें बी पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट पे लगने वाला, ठीक है। तो नीचे का बड़ा होता है, तो इसलिए नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर प्लस ये रो जी एच, यहाँ पे पढ़ा हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी हमें P1 निकालना है, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 माइनस रो जी एच। अभी ये दो केसेस में, ये दोनों केसेस में जो रो लेते थे ना, और रो किसका लेते थे, लिक्विड का लेते थे, किसका लेते थे, लिक्विड का। क्यों लिक्विड का लेते थे, क्योंकि सिलेंडर के अंदर क्या होता था, लिक्विड होता था। अभी ऊपर सिलेंडर के अंदर क्या है, एयर है। तो अभी इसको ठीक से लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू P0 माइनस रो किसका, एयर का, ठीक है। और ये G लिखेंगे और ये लिखेंगे H, तो ये बनेगा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, यहाँ बनेगा P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, वेयर P0 इज स्टैंडर्ड फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा P1 इज इक्वल टू P0 माइनस रो एयर इंटू जी एच। तो इस तरह से आप जैसे जैसे पॉइंट का पोजीशन बदलते जाओगे, उस तरह से आपका प्रेशर का वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने पढ़ा आज एक्चुअल प्रेशर और गेज प्रेशर भी खत्म हो गया। डेफिनेशन क्या है गेज प्रेशर का, एक्चुअल प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज के ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगले टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।